We bring you the story of a boy from Gorakhpur in Uttar Pradesh, where a few simple headlines of newspaper ignited a fire to serve the nation. It is a story of resilience and defiance, how he braved his humble beginnings to clear one of the most challenging exams in the world. Hello, I'm Muskan Khandelwal, and you are watching Indian Masterminds. Today, we have with us Mr. Gaurav Tripathi, who cleared UPSC CSC 2022 with All India rank 226 in his fourth attempt and became an IPS officer. आप एक बीटेक ग्रेजुएट हैं, एक ऐसी फील्ड जो हमारे देश में बहुत से स्टूडेंट्स चूज करते हैं विलिंगली और अनविलिंगली. तो आपकी इंजीनियरिंग की दुनिया में आने की क्या कहानी है? देखिए, मेरा भी अनविलिंगली वाला ही बेसिकली मैटर है। हुआ ये कि मैं हमेशा अपने बड़े भैया को देख के ना मतलब फील्ड डिसाइड करता था जनरली। इवन यूपीएससी वाला भी यही था कि उन्होंने पहले स्टार्ट किया था वही न्यूज़पेपर, हम दोनों लोग साथ में ही बैठते थे दुकान पे, तो न्यूज़पेपर आते रहते थे। तो दो चीजें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी न्यूज़पेपर्स में, एक आईआईटी का रिजल्ट और एक आईएएस पीसीएस का रिजल्ट। ये दो रिजल्ट देख के ना पूरे मतलब कॉलोनी मान लीजिए कोई दूर दूर सेलेक्ट हो जाता था ना, तो उसकी बातचीत चलती थी। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुझे मतलब पता भी नहीं था कि आईआईटी जेईई सही में क्या होता है। आईआईटी का मतलब ये भी लोग, मैं जब गया ना पहली बार कोचिंग करने, तो लोग बातें करते थे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस करेंगे। और मुझे समझ में नहीं आता कंप्यूटर साइंस क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल क्या है। तो मेरे दिमाग में ये था। फिर मैं एक लोकल गोरखपुर में चलती होगी, हर जगह ही चलती है, जैसे आपने वो सुना होगा एनआईआईटी सुना होगा। मतलब वो लोकल कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं और वो क्या कहते हैं, वो फिर प्लेसमेंट कराते हैं बेसिकली, कैरियर काउंसलिंग करके ये वाले काम करते हैं। तो मुझे लगता था कि एनआईटी ये है, जो एनआईटी थी मुझे लगता था कि ये एनआईटी है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता था कि यार ये तो, इसमें तो पैकेज लग जाएगा, तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, बढ़िया पैकेज मिल जाएगा ये वो। फिर समझ में आया कि नहीं, भैया जब तैयारी करने गए तो समझ में आया कि भाई ये तैयारी करनी पड़ती है आईआईटी जेईई की, तब निकलता है। और मैं आपसे सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे अंदर इंजीनियरिंग का कोई एप्टीट्यूड ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई अभी एक छोटा सा काम भी करना पड़ जाए ना, मुझे ना मुझे सही से कंप्यूटर चलाने आता है, ये भी अभी अभी भी नहीं आता है। मतलब अभी मैं डरता रहता हूँ, फॉर्म भरने से लेके वो सारा काम भैया करते हैं। लेकिन मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती थी कि हाँ भाई, मुझे जो आईआईटी के क्वालिफिकेशन, जैसे आईआईटी जेईई के एग्जाम निकालने के लिए जो क्राइटेरिया है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आनी चाहिए, वो मुझे आता था। वो मैंने दिया, मेरा निकल गया। फिर जब कॉलेज में गया तो फिर वहां पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे, ये वाकई में अपने इंडिया की में भी एजुकेशनल सिस्टम में दिक्कत है या जो भी है। पहले तो हम ये डरते थे कि भाई एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए जिससे कम से कम प्लेसमेंट हो जाए ताकि घर की हालत सुधरे। तो वो डर डर से मेहनत करके आईआईटी जेईई के एग्जाम निकाला। जब वहां पे गए तो वहां पे जब एप्टीट्यूड था नहीं भाई, इंजीनियर जैसे, इंजीनियर क्या होता है, मशीन देख के डरता नहीं है। जो मेरे दोस्त थे वो कोई कंप्यूटर साइंस में काम कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल्स में काम कर रहा है, वो पूरा बैठ के वो कई सारे ग्रुप थे, एफएससी, बहुत सारे ग्रुप थे कॉलेज में जो वो कार बनाना सिखाते थे, क्वाडकॉप्टर बनाना सिखाते थे। कुछ अर्मागोडॉन करके इवेंट चल रहे हैं जिसमें रोबोट आपस में लड़ा रहे हैं, और मुझे इन सबसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरा ऐसा था यार क्या है ये दुनिया, कहाँ आ गए। तो वहां पे जितने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट थे, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या फिर वो मैकेनिक्स हो, सब में मेरी वाट लगी पड़ी थी एकदम पूरी तरह से, मतलब एकदम डब्बा गोल। लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, जैसे मैथमेटिक्स हुआ या फिर कोई अलजेब्रा वाली चीजें हुई या मैनेजमेंट वाली चीजें हुई, उसमें मेरे नंबर खूब आते थे। तो वहां पे भी एज ए इंजीनियर नहीं, एज ए समझिए मैनेजर, मेरा काम सही से चलता था, इंजीनियर वाला। हाँ, भगवान की जैसे मुझे ब्रांच वही मिली जिसमें मैनेजमेंट का पोर्शन ज्यादा था। तो ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। अगर अगर मैं कोर ब्रांच में किसी चला जाता, जैसे इलेक्ट्रिकल में चला जाता या फिर और किसी कोर ब्रांच में चला जाता, तो मैं पक्का फेल हो जाता। सिविल चला जाता तो मैं सिविल तो पास ही नहीं कर पाता, ये तो श्योर है, मेरे ऊपर से जाती सिविल। बच गया मैं, बस बजरंग बली सहायक हुए तो बच गया। तो आपने बताया कि आपने अपना बीटेक आईआईटी रुड़की से किया है, विच इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, जहां ज्यादातर एस्पायरिंग इंजीनियर्स जाना चाहते हैं। तो आप अपने आईआईटी के दिनों के बारे में बताएं, क्या आईआईटी सच में इतना बेहतरीन है जितना हम सुनते हैं? देखिए, बेहतरीन, अगर मैं बात करूँ ना माहौल के लेवल पे, तो माहौल के लेवल वाकई बहुत बेहतरीन है। नॉर्मल कॉलेज से आप, बस मैं एक छोटा सा अंतर बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। पढ़ाई लिखाई को गोली मारी है, वहां भी कोई नहीं पढ़ता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं कोई नहीं पढ़ता, ये सीरियस सी बात है। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता कोई नहीं है।
लेकिन अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड का, बच्चे अब जैसे आईआईटी में सारे टॉपर्स आए हैं, इंडिया के जितने क्रीम स्टूडेंट है वो छठ के वहां पे हैं, तो जो वहां का माहौल होता है ना आपके अगल बगल, अब मेरी ब्रांच में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से बच्चे लगे पड़े इंटर्नशिप के लिए, लगे पड़े कंपटीशन आपस में कि कंप्यूटर में ये कर देंगे वो कर देंगे, क्विजेस कर रहे हैं, डेली कंपटीशन कर रहे हैं। तो वो अपने आप में उन्होंने एक इकोसिस्टम बना लिया आईआईटी में, ठीक है, कि वो कोई इवेंट करा रहे हैं, खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब सारी एक्टिविटी खुद से कर रहे हैं, है ना, किसी का सहायता की जरूरत नहीं, इवन प्रोफेसर से ज्यादा नॉलेज बच्चों में है। ओके। वाकई में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिनको मतलब ऐसा था कि आप कोई पेपर बना के दे दो, मतलब हम लोग तो कहते थे भाई ये कहाँ से आ गए हैं। अब सोचिए आपको, उनको कैसा भी पेपर बना के दे दो, उनका 100 में 100 स्कोर होना है, जिसमें हमारी 30 लाने में 100 में 30 लाने में हमारी बात लग जाती थी, उनके 100 आते थे। वो लेवल के बच्चों से जब आप कम्पीट करती हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन तो मिल जाता है कि ठीक है, हम एटलीस्ट मतलब रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड आ जाता है कि रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है कि ठीक है हम इन बच्चों के साथ हैं, ठीक है। फिर आपको उनका देखा देखी आपको प्रेरणा मिलती है। अदर कॉलेजेस वर्सेज आईआईटी में एक मेजर डिफरेंस है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा डिफरेंस है, लाइब्रेरी का थोड़ा इशू है, ये तो है ही। एक मेजर डिफरेंस है दोस्ती, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं देखता हूँ, अपने बातचीत करता हूँ, मेरे दोस्त ऐसे थे हमेशा प्रेरित करने वाले, यहाँ चलो करेंगे मिल के कर लेंगे। और मैं अदर कॉलेजेस में देखता हूँ वहां पे ऐसा होता है कि ये कर रहा है यार, ये ऐसे कैसे कर रहा है, इसकी टांग खींचते हैं। तो एटलीस्ट टांग खींचना एप्टीट्यूड नहीं है। और दूसरा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन, ये बहुत बड़ा फायदा है आपको। साउथ इंडिया हो नॉर्थ ईस्ट हो, आपका पूरा मतलब एक बढ़िया आपका जो नर्चरिंग होती है हम कहते हैं, वो बहुत ही अच्छे माहौल में थी, आप देश की डाइवर्सिटी को जान पाते हैं। फिर नो डाउट कि पैसे आईआईटीज को जितने मिलते हैं उतना किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलता है, तो यहाँ लेवल पे थोड़ा अंतर तो आ जाता है, बिल्कुल आता है। आपने आईआईटी से पढ़ाई की है तो आपके पास आगे बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप किसी भी बड़ी एमएनसी में जाके काम कर सकते तो बहुत अच्छी सैलरी के साथ। तो क्यों यूपीएससी, एक ऐसा करियर जहाँ पे वी कैन से कि ऐसा रास्ता जहाँ सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो व्हाई व्हाई यू चोज यूपीएससी एज अ करियर? देखिए ईमानदारी से बताऊं ना, तो मैं एमएनसी में काम करने लायक व्यक्ति था नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं बोलूं कि हाँ मैं कर लेता, मेरे 2 करोड़ की पैकेज लग जाती, तो मेरा घंटा कभी 1.5 करोड़ की पैकेज मेरी नहीं लगती, ये तो मैं पक्की बात थी। मेरी पैकेज यही लगती, आम आम लग जाती कि मैं, हाँ ऐसा नहीं था कि मुझे 15-20 लाख की नौकरी नहीं मिल जाती, क्योंकि मेरी ग्रेडिंग बहुत अच्छी थी, मतलब 8.4 मेरी सीजीपीए चलती थी। मैंने आपसे बताया ना कि जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन था वो मुझे ढंग से आता था, तो वहां पे मैं स्कोर खींच लेता था। तो बात ये है ना कि बात ये थी कि देखिए सबसे पहली बात की शुरुआत से मोटिवेशन ही आईआईटी में जाने का बाद में यही बन गया था कि सिविल्स में जाना है। और खास तौर पे ना जब 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 बात ये हो रही थी, जब काउंसलिंग चल रही थी जेई की, तो काउंसलिंग में मैंने रुड़की को इसलिए प्रेफरेंस भी दिया था कि मुझे ये पता था कि वहां पे जो लोग जा रहे हैं रुड़की में, तो सिविल्स में सबसे बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस रुड़की या दिल्ली वाले करते हैं। दिल्ली में मुझे ढंग की ब्रांच मिल रही थी, दिल्ली में मुझे बायोटेक मिल रही थी और एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, यही 2 ब्रांच मिल रही थी दिल्ली में। तो दिल्ली अपने पास ऑप्शन था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है रुड़की में भी सिमिलर माहौल रहेगा, दिल्ली के नजदीक है, जरूरत पड़ने पर अगर मुझे कोचिंग वोचिंग भी करनी रहेगी तो मैं रुड़की से कर लूंगा। तो पहली बात तो आईआईटी सेलेक्ट करने का भी एक बहुत बड़ा सिविल्स फैक्टर रहा था। तो दूसरी बात है पैकेज वाला, तो पैकेज वाला मैंने आपसे बता दिया कि मेरी पैकेज करोड़ों में तो नहीं लगती, कितना ही, क्योंकि करोड़ों में उन्हीं की पैकेज लगती है जिनको कंप्यूटर आते हैं, जिनके कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, जिनको ढंग से कंप्यूटर आता है, उन्हीं की पैकेज हो सकती है। हाँ हालांकि मैंने वाकई में ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम गधा भी नहीं था। तो अच्छी बात मेरे साथ ये थी कि जैसे अभी पीएम स्कॉलरशिप चलती है, तो पीएम स्कॉलरशिप में मुझे 80,000 की वहां पे पर मंथ की वो स्कॉलरशिप अवेलेबल थी। मैं मतलब रिसर्च फील्ड में मैं आराम से जा सकता था, क्योंकि जो मेरी ग्रेडिंग थी, जो बाकी सारे क्राइटेरिया थे, तो रिसर्च फील्ड में आराम से जा सकता था। लेकिन मैंने यही कहा कि सिविल सर्विसेज रिस्क लेंगे, और जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं होता तो नहीं होता, तो मैंने यही सोचा था कि मैं टीचिंग करूंगा, पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। और मैंने इवन आप देखिए मैंने वेट भी नहीं किया था। 2018 में आईआईटी रुड़की से पास आउट हुआ, 18 मैंने पहला अटेम्प्ट उसी साल दे लिया था। मेरा प्री हुआ, मेंस में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने एक अटेम्प्ट खुद को और दिया कि ठीक है एक बार और, हो सकता है कि भाई कॉलेज में रह के इतनी बढ़िया तैयारी नहीं हो पाई होगी, मैंने एक एफर्ट और लगाया। जो उसमें नहीं हुआ, मतलब मेंस इवन उसका वेट भी नहीं किया था मैंने, 19 का मेंस दे के आया था मैं और कोचिंग पढ़ाने लग गया था। मुझे लग गया था कि यार ये मेरे लिए सबसे बढ़िया है, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस भी सही रहेगी, तो बढ़िया ही है। तो मैं तुरंत स्टार्ट कर दिया। तो कमिंग टू यूपीएससी, आपका वैसे तो बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड आता है, तो फिर आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी क्यों चूज किया था इन योर अर्लियर अटेम्प्ट्स?
इसका भी बड़ा ब्लंडर हुआ था मेरे साथ, इसकी भी अलग कहानी है। हुआ ये कि सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स उठाया। ओके। ठीक है, मैथमेटिक्स उठाया, मैंने सोचा मैथमेटिक्स कर लूंगा सही से, क्योंकि मुझे भरोसा था। मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते गया, काफी सिलेबस कर लिया, कोचिंग की बुकलेट बुकलेट मंगा ली, सब कर लिया। मतलब लगभग 300 नंबर की मैंने पढ़ाई मैथमेटिक्स की कर ली थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए थे। तो जब 4-5 महीने हो गए, तो मैंने कहा यार एक बात सोचता हूँ कि मान लो मैं तो पेपर दे रहा हूँ हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से दे नहीं रहा था, ये तो शुरुआत से ही डिसाइड कर लिया था। तो मैंने कहा यार एक तो हिंदी इंग्लिश का चक्कर है, दूसरा जैसे मान लो एग्जाम रहेगा 15 दिन पहले, हम्म। मान लीजिए अब एग्जाम आने वाला है, 15 दिन बाद एग्जाम है, तब मैं मैथमेटिक्स लेके कैसे मैनेज कर पाऊंगा? 15 दिन पहले मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा कि जीएस पढ़ूंगा? वो तो मेरा एकदम छूट जाएगा, हम्म। है ना। फिर एक दो पोर्शन ऐसे थे मैथमेटिक्स के सिलेबस के जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, मतलब मेरे से हो ही नहीं रहा था। कुछ कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की चीजें ऐसी थी, कोऑर्डिनेट की कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे ऊपर से जा रही थी। हम्म। तो मैंने यही कहा कि यार अभी मौका है, अभी स्विच मार देते हैं, अभी मौका है, अभी स्विच मार देते हैं मैथमेटिक्स छोड़ के। और दोस्तों में भी ट्रेंड नहीं था, जैसे जो ग्रुप था ना, जो लोग प्रिपरेशन कर भी रहे थे, तो कोई सोशियोलॉजी ले रखा था, कोई पॉलिटी ले रखा था, तो मैथमेटिक्स से सब भाग रहे थे। हम्म। तो मैंने कहा यार पक्की बात है, जब सब भाग रहे हैं तो मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अब कौन सा सब्जेक्ट लूं। तो मैं डिस्कशन किया, तो मेरे बड़े भैया ने बोला हिंदी साहित्य ले लो, तुम भी हिंदी साहित्य ले लोगे, मैं भी हिंदी साहित्य ले लूंगा, और हम तैयारी साथ में कर लेंगे। और एक मेरा दोस्त था वहीं कॉलेज में, दुर्गेश, तो हम्म। वो भी तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहा था। तो मैंने सोचा यार हिंदी साहित्य ले लेना चाहिए, तैयारी हो जाएगी। फिर मैंने यूट्यूब पे टॉपरों के वीडियोस वीडियोस देखे, थोड़ा सा सर्च किया, तो पता नहीं किसी महान व्यक्ति का मैंने सुना कि इंजीनियरिंग वाले लोगों को ज्योग्राफी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा इंजीनियरिंग के नजदीक है। जियोलॉजी जो होता है वो जियोलॉजी बेसिकली साइंस वाला सब्जेक्ट होता है। तो जिनको साइंस के प्रति समझ अच्छी है, वो नंबर ज्योग्राफी में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो भाई ज्योग्राफी लूंगा, क्योंकि साइंस वाला एप्टीट्यूड मेरे अंदर है। मैंने ये सोचा मेरे अंदर साइंस वाला एप्टीट्यूड है। उसकी तैयारी की, अंततः हुआ नहीं उसमें। तो फिर भैया की शरण में वापिस आया कि भैया ठीक है, अब हिंदी साहित्य लेते हैं, यही करते हैं, पढ़ा दो, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्टोरी थी ज्योग्राफी। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपने हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया है प्रो यूपीएससी का, तो हाउ मच इज हिंदी मीडियम इज डिफिकल्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स? देखिए कई लेवल पे प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा बताता हूँ। असल में प्रॉब्लम हिंदी मीडियम में नहीं है, प्रॉब्लम हिंदी मीडियम के लोगों में है। इसी ओके। को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या है, जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम में क्या है ना, देखिए एक बात समझिएगा, जैसे आप अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको दिक्कत ज्यादा है। मेरे जैसे स्टूडेंट्स को दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि आईआईटी में सारी पढ़ाई इंग्लिश में की, ठीक है, फिर अचानक से हिंदी में स्विच हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि जैसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी ले लीजिए। अब ज्योग्राफी में ना आपके पास हिंदी की बुक नहीं है। ज्योग्राफी में जैसे अगर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी की लें, या फिर अगर अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में दें, तो आपके पास हिंदी मीडियम में केवल एक ऑप्शन है, सुमिंदर सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। जबकि इंग्लिश मीडियम में आपके पास रूपा मेड सिंपल है, आपके पास कोई तिवारी जी की किताब है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए, आपके पास हर पोर्शन के लिए एक स्पेशल स्पेशल किताबें है, जीसी लियोंग है, जिसको आप पढ़ के आपके आपके आंसर में क्वालिटी आ जाती है। तो पहली बात तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी एकदम नहीं है हिंदी मीडियम में, खासतौर पे ऑप्शनल अदर देन हिंदी लिटरेचर एंड हिंदी हिस्ट्री। दो विषय के कंटेंट हैं, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर। हम्म। ये ज्योग्राफी और पीएसआईआर, इन सबके तो आपको कंटेंट ही नहीं मिलेंगे हिंदी मीडियम में। ओके। फिर दूसरी बात ये ट्रेंड भी है ना, कोई जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी टेस्ट सीरीज और क्या कहते हैं, जो प्रैक्टिस वाली चीजें वो हिंदी मीडियम में नहीं करवाते, वो इंग्लिश मीडियम में ही करवाते हैं। इवन जो मैंने 500 वाला कोर्स बताया था ना, 500 वाला कोर्स, उसमें भी वो टेस्ट पेपर इंग्लिश में ही कराते थे। हम्म। बहुत रोने के बाद वो हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब 500 क्वेश्चन उन्होंने हिंदी में प्रैक्टिस कराई थी, लेकिन टेस्ट सीरीज हिंदी में कराने से साफ मना कर दिया था, बोले टेस्ट सीरीज नहीं करा पाऊंगा। हम्म। अब ये बच्चों की क्यों प्रॉब्लम है? बच्चों की इसलिए प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम के बच्चे केवल पढ़ने पे जोर देते, उनको क्लास में मजे चाहिए। उनको ऐसे टीचर्स की क्लास चाहिए ना, जो क्लास में 1.5 घंटा बंदूक की गोली, है ना, और इधर उधर की बातें करे कि मैं बचपन में ऐसा था, मैं बचपन में बहुत बड़ा तोप था, साहब तुम ये नहीं करो वो बन जाओ, या फिर जो इधर उधर की ज्ञान दे। उनको अगर आप बोल दीजिए, मैं खुद बहुत सारे कोचिंग फील्ड से जुड़ा हूँ, बहुत साल से, 3-4 साल से जुड़ा हूँ। हम्म। आप एक बार बोल दीजिए ना कि यार तुम टेस्ट सॉल्व करो बेटा, हम्म। बच्चा तुम टेस्ट सॉल्व करके आओ, तब मुझे दिखाओ, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। फिर वो ना आपको हेट करने लगेंगे, लगेगा कि यार ये क्या बोल दिए। अच्छा। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब थोड़ा इंग्लिश हिंदी पे आते हैं अगर, तो हम्म। देखिए पहली प्रॉब्लम ये आती है, अगर एक हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, तो हम्म। प्री लेवल पे प्रॉब्लम आती है सी सेट पे।
ओके। सीसेट वाकई में हाँ एक इंग्लिश मीडियम के लिए रिलेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि जनरली जो टेक्निकल बैकग्राउंड है सारा का सारा इंग्लिश मीडियम ही है। जैसे मुझे सीसेट में एकदम दिक्कत नहीं हुई, मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं सीसेट मुंह उठा के देता हूँ एग्जाम के दिन, सीधे एग्जाम के दिन ही सीसेट सॉल्व करता हूँ, उसके पहले कभी सीसेट का पेपर देखता नहीं हूँ। मेरे कट ऑफ से डबल मार्क्स आते हैं, कट ऑफ 66 जाता है, मेरे 130 प्लस ही मार्क्स आते हैं, इससे कम नहीं आते, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है। हिंदी मीडियम के अधिकतर बच्चों का बैकग्राउंड बीए बी मतलब यही होता है, आर्ट्स, सामान्यतः आर्ट्स बैकग्राउंड होता है, तो उनको वो मैथमेटिक्स के पोर्शन में वाकई में रियलिटी है कि दिक्कत आती है, मतलब ये मुश्किल होता है। दूसरी बात है ट्रांसलेशन एरर, जहां पे कंपटीशन इतना टफ है, आप सोचिए एक क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो रहा है तो आप सीधे लिस्ट से बाहर हो जा रहे हैं, एक नंबर से आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन रुक जा रहा है, प्री में कट ऑफ जा रहा है, एकदम मतलब एकदम कांटे की टक्कर है कि आप समझिए पॉइंट्स में आपके नंबर कम हुए तो आप बाहर हो गए प्री प्री के लिस्ट से। उसमें दो क्वेश्चन ट्रांसलेशन एरर यूपीएससी कर देती है, मतलब आप सोचिए ऐसा ऐसा कई बार ट्रांसलेशन करती है, स्टील प्लांट को हिंदी में ट्रांसलेशन करती है इस्पात का पेड़, ओके। ऐसा ऐसा ट्रांसलेशन है। और ये क्या कहते हैं, एक बहुत वो कौन सा था, हाँ ये नो नो कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया था, ट्रांसलेट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में ट्रांसलेट किया था, सीधे चेंज कर दिया, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया इंग्लिश में। तो और हिंदी जो ट्रांसलेट करते हैं ना, देखिए एक और भी बात है, जैसे हिंदी मीडियम, जैसे मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मेरी हिंदी वाकई में यही है, अभी मुझसे शुद्ध हिंदी बोलने को कह दिया जाए तो मैं शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। पेपर आता है एकदम शुद्ध हिंदी में, कई कीवर्ड समझ में नहीं आते हैं हिंदी मीडियम, मतलब इतनी शुद्ध हिंदी आ जाती है, एकदम संस्कृतनिष्ठ हिंदी, तो आपको समझ में नहीं आएगा पेपर। अगर आप हिंदी मीडियम से भी तैयारी कर रही हैं ना, पेपर देखेंगे आप कहेगा अरे बाप, मैं प्रीलिम्स का पेपर मैंने केवल और केवल इंग्लिश में सॉल्व किया है, आज तक मैंने हिंदी में कभी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व ही नहीं किया, कभी नहीं किया। इंग्लिश में स्पीड ज्यादा आ जाती है, हिंदी में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हैं। और तीसरी बात आती है मेंस में, मेंस में भी ट्रांसलेशन वाला बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपको पता है क्या, आप हिंदी मीडियम से आप सोचिए, आप आप लिख रही हैं आंसर, आप सीरो रेखा खींच रही हैं, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा समय जा रहा है, पहली बात, ठीक है। तो मान ली मैं बहुत तेज हूँ लिखने में, तब भी ठीक है, मैंने एक बार को लिखने में तेज कर दिया, इंग्लिश मीडियम वाले से कम्पीट कर दिया, लेकिन जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं वो इंग्लिश में डिजाइन होते हैं। तो जब तक आप इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पढ़ती है ना, तो उसका इसेंस एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन की डिमांड है वो नहीं समझ में आता है। यहाँ पे वाकई में बहुत प्रॉब्लम फील होती है। इवन कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, हिंदी में कुछ और पूछा है और इंग्लिश में कुछ और पूछा है, ऐसे में ट्रांसलेशन एकदम ही चेंज। अब मैं एक बच्चा हूं, मैंने दोनों पढ़ लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों वाला पढ़ लिया, तो मेरे दिमाग में डाउट हो जाता है कि मैं ऐसे को क्या समझ के लिखूं, है ना। तो वो कुछ प्रॉब्लम बहुत है इंग्लिश मतलब हिंदी मीडियम के साथ। लेकिन हाँ, नंबरों के मामले में कोई भेदभाव नहीं है। अगर ये सोचिए कि इंटरव्यू में आपके साथ भेदभाव होता है तो कोई भेदभाव नहीं था, इस बार मुझे ही 190 नंबर मिले इंटरव्यू में, तो कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है, नंबरों में आपकी कोई घटना, आपने हिंदी में आंसर लिखा, अगर आपकी आंसर की क्वालिटी अच्छी है तो आपको नंबर उतने ही मिलेंगे, इवन अच्छे मिलेंगे इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंग्लिश मीडियम से सेलेक्ट हुए हैं जिनसे ज्यादा मैं जीएस में स्कोर कर चुका हूँ। तो सीधी बात यह है, भेदभाव यूपीएससी नहीं करती है, भेदभाव तरीका करता है, जो हिंदी का जो तरीका वो बड़ा भेदभाव करता है। आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, तो क्या है उसकी उसके पीछे ये कहानी, क्या पैसों के लिए स्टार्ट किया था उसको? ये डायरेक्ट सीधी सीधी बात है, मतलब इसमें कोई मैं बात जो बोलता हूँ ना बहुत सीधा सपाट ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ, भले से लोगों को बाद में समझ में आती है। आप समझिए ना, आप आईआईटी से क्वालिफाइड हैं, पास आउट हैं, आपके ऊपर लोन है एक, है ना, जो कि लोन एनपीए हो चुका है, 6 महीने ही एनपीए का होता है। वो तो मेरे साथ पता नहीं कैसे बजरंगबली साथ थे, कोविड आ गया, नहीं तो वो लोन कभी एनपीए हो गया रहता और मैं हो सकता था नेक्स्ट अटेम्प्ट दे ही नहीं पाता। वो तो कोविड आ गया तो गवर्नमेंट ने मोरिटोरियम बढ़ा दिया उसका। तो आपके ऊपर लोन है, आपको पैसा अर्न करना ही करना है, और सबसे बड़ा आपको कोई नौकरी दे नहीं रहा है। अब आप देखिए मेरे साथ ये था कि मैं जब आईआईटी छोड़ चुका था तो मैंने एक बात तो क्लियर कट दिमाग में रख ली थी कि टेक्निकल फील्ड मेरे लिए नहीं है, मैं टेक्निकल जॉब नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे पास नॉन टेक्निकल का ऑप्शन था, तो टीचिंग वाला मुझे सबसे बेस्ट लगता था कि मैं टीचिंग करूं। टीचिंग में अब दृष्टि में अप्लाई किया, दृष्टि वालों ने भगा दिया, विजन में अप्लाई किया, विजन वालों ने भगा दिया, तो जब सब जगह अप्लाई किया तो सब भगाते ही गए। तो फिर क्या हुआ, एक गोरखपुर की एक लोकल कोचिंग थी पूर्वांचल आईएएस, है ना, तो इन्होंने बोला ठीक है तुम यहाँ आके पढ़ाओ। उनको भी उनका भी जो असल में जो टीचर थे ना वो भाग गए थे। तो अब वो टीचर 3,000 4,000 रुपए घंटा चार्ज करते थे यहाँ पे आके, दिल्ली से वो बुलाते थे, और मैं उनको 750 800 रुपए में मिल गया। और मेरा लेवल ठीक ऐसा था, मैं आपसे एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वहां जो इंटरनेशनल रिलेशन व्यक्ति पढ़ाता था वो 60 70 घंटे में पढ़ाता था, तो 60 70 घंटे में 3,000 के हिसाब से कितना, 1,80,000 उनका खर्चा होता था।
मैंने 15 घंटे में खत्म कर दिया। 15 घंटे में इंटरनेशनलाइजेशन उसी तरीके से, बल्कि जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको अलग लेवल का मजा आया, वो बोले सर ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था। 15 घंटे में खत्म कर दिया और लगातार स्टेज में कर दिया, और मुझे पे करना था 700 रुपये घंटा। लेकिन अब 10,500 कहाँ 1,80,000, उनका भी फायदा था। तो वहां जब मैं पढ़ाने गया ना, तो मुझे एक बात समझ आई कि मैं पढ़ा तो अच्छे से लूंगा, भले से मुझे दृष्टि वाले, ध्येय वाले या विजन वाले मौका नहीं दे रहे हैं बड़ी कोचिंग, लेकिन पढ़ाना आता है मुझे, ये उनका नुकसान है फ्यूचर में। मैंने ये बात तो उसी समय भांप ली थी। इवन जो स्टूडेंट्स भी थे ना, वो इतने खुश हुए थे कि मेरी क्लास में मिस नहीं करते थे। तो उन्होंने ये बोला कि मतलब सर आप अपना स्टार्ट कीजिए, और ठीक है ये उनकी उनकी गलती, उनका नुकसान है कि वो एक बढ़िया टीचर खो रहे हैं, नहीं तो फील्ड में नाम कमाएंगे आप भी। तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, शुरू में कोई देखता वेखता था नहीं, एकदम सीधे सीधे, मतलब ऐसा होता था कि अपने पड़ोसी को करवाइए ना भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, उस समय सामने कर ले रहा था सब्सक्राइब, जो आप हटिए अनसब्सक्राइब। तो हम जोड़ते थे यार 10 सब्सक्राइबर बढ़े, रात में सोते समय देखे यार वो तो 10 घट गए, कभी कभी 10 बढ़ते थे 15 घट जाते थे। इतना मतलब वो इस तरह से स्टार्ट हुई थी यूपीएससी की। अच्छी बात ये है, देखिए अच्छा चला मेरा। अब दूसरा मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से मैं किसी पेड चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ओके। गवर्नमेंट तो मेरे पास ऑफर बहुत है अभी, अब सिलेक्शन के बाद तो इतने इतने ऑफर है कि मैं आपसे क्या बताऊं। राइट। लेकिन गवर्नमेंट छुट्टी में भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से पेड किसी भी चीज में इन्वॉल्व, मॉनिटरी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो अभी मैंने चैनल लगभग छोड़ दिया है। मैं यही करता हूँ, फ्री मेंटरशिप करता हूँ कि भाई ठीक है आपको, और इवन मैं तो सबसे बड़े तो लोग कहते हैं कि सर आप, कुछ लोग मतलब जो आपको पता ही कि दुनिया में कुछ ऐसे नमूने हर जगह रहते हैं, इवन लता मंगेशकर के गाने में वो उल्टा हाथ दिखाए रहते हैं। अब उनको मिले तो उनको क्या किया जाए उनके साथ। खैर वो बिहेवियर छोड़ के एक नॉर्मल की बात करें, तो उन लोगों का बार बार कहना है कि आप सिलेक्शन के बाद भी इन्वॉल्व हैं, तो मैं सीधे सीधे बात कहता हूँ भाई कोई भी कोचिंग वाला बुलाए, मुझे दृष्टि ने बुलाया मैं दृष्टि में भी गया, जबकि मैं दृष्टि का सख्त विरोधी हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया सेमिनार करने के लिए, मैं वहां भी गया। मुझे विजन ने बुलाया, मैं वहां भी गया। आप विजन दृष्टि से जाके पूछ लीजिए, मैंने एक भी रुपए चार्ज किए, आप मेरा अकाउंट चेक करा लीजिए। मुझे जो बुलाता है मैं वहां जाता हूँ। अभी भी अगर मुझे अभी विजन आया अभी मुझे बुलाने वाला था, मैं वहां भी जाऊंगा। मैं पैसे थोड़ा ना चार्ज करूंगा। मैं अपना, क्योंकि भाई मेरा 1 साल की छुट्टी है, मैं क्या करूं, या तो मैं तैयारी करूं, और अभी मेरा तैयारी मन लग नहीं रहा है सही बताऊं तो ये, क्योंकि आप इतने स्ट्रगल के बाद आप एक बार सेलेक्ट हुए हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि तुरंत तुरंत पढ़ने बैठ जाए, तो मन हट चुका है कहने से। तो जो कोचिंग इनवाइट करती है, मैं जाता हूँ वहां पे, सेमिनार लेता हूँ, मेंटरशिप देता हूँ। कोई नहीं इनवाइट करता है, तो इन लोग से बोल देता हूँ कि भाई तुम ही बुला लो। हम्म। फ्री मेंटरशिप, उसमें किसी को कोई रोक नहीं होता है, जो भी है, चाहे पैसा हो मत हो, आओ क्लास करो शांति से। कुछ पढ़ाता भी हो तो फ्री में पढ़ाता, क्योंकि भगवान की दया से सब इतना मिल चुका है ऑलरेडी। अब पैसों का अब लालच नहीं है, पहले था, वो था, जब था तो वो भी सीधे सीधे बोला कि था, अब नहीं है। क्योंकि अब क्यों, इतने पैसे भी नहीं कमाने, उस समय मजबूरी थी पैसा कमाने की, सबसे बड़ी बात है जरूरत थी, अभी जरूरत भर का हो गया है, अब हम्म। इतना लालच नहीं। बहुत अच्छी बात है सर। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत से एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि रील्स और यूट्यूब पर ब्यूरोक्रेट्स का जो रुतबा दिखाया जाता है उसको देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और फिर चाहते हैं कि हम यूपीएससी क्रैक करते हैं और सिविल सर्वेंट बनते हैं। लेकिन इस प्रोफेशन में आई बिलीव बहुत सारे मेरिट्स के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी होते होंगे, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बात बोलने भी जा रहा था, वो बढ़िया किया, मुझे लगा आपका क्वेश्चन वहीं तक था, रील्स तक ही। हम्म। तो अब ये सबसे बड़ी बात है ना, डीमेरिट्स और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मतलब ये बात ना एस्पिरेंट्स देखते ही नहीं है, एस्पिरेंट्स को क्या देखना है, मान जैसे 12th फेल मूवी आ गई। हम्म। अब मैं आपसे सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप से बहुत सारे जुड़ा रहता हूँ, अननोन अननोन नाम से बहुत सारे जुड़ा रहता हूँ, और मैं उनके साथ एक आम एस्पिरेंट की तरह ही बिहेव करता हूँ। मतलब मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि मैं गौरव त्रिपाठी हूँ आईपीएस, मैं किसी से ये बात बताता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि माहौल क्या चल रहा है। अब लोग श्रद्धा खोजने में लगे हुए हैं, जी। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, 12th फेल मूवी देख के श्रद्धा खोजने लगे। एस्पिरेंट्स देख लेते हैं, एस्पिरेंट्स देख के अपने दिमाग को वही, एकदम वही, अपने चारों तरफ संदीप भैया वाला ढांचा कर लेते हैं। खुद पढ़ाई लिखाई भले से कुछ नहीं करनी है, लेकिन रील्स और वीडियो देख देख के ऐसा माहौल बना लेना है कि मेरी सफलता में बाधक मैं नहीं हूं, मेरे अगल बगल के लोग। हम्म। लोग ऐसा माहौल बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोग रील्स देखते हैं, जैसे अभी एक आईपीएस उतरे, तो 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, वो उतर रहे हैं, सब लोग दरवाजा खोल रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, गए कहीं पे छापा मार दिए तो और वाह भाई एकदम मतलब वायरल हो गए। उसके पीछे कितना स्ट्रेस है मैं आपसे बता रहा हूँ। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की नौकरी है, मैं पुलिस का बता रहा हूँ, आईएएस का भी 24 नहीं है तो 16 तो है ही। 24 घंटे की नौकरी आपकी, आपको कभी भी फोन आ सकता है, आपको किसी भी, अब रात में अगर कोई घटना हो जाती है 12 बजे और आप सोए हैं अपने घर पे, रात में 12 बजे कोई घटना हो जाती है, आपको उठ के जाना ही जाना राइट। है ना। आपको ये नहीं बिहेव कर सकते कि नहीं नहीं अभी तो मैं सोया हूँ, ठीक है।
हमारी हमारी ट्रेनिंग चलती थी सुबह 5 बजे से। लोग लवासना के बाहर वाले रील्स देखते हैं, वो 30 सेकंड वाले की कितना सुंदर है लवासना। जो आप जाता है उससे एक बार पूछो, वो क्या होता है, इतना स्ट्रेसफुल ट्रेनिंग होती है सुबह 5 बजे से रात में 6 बजे तक, 7 बजे तक, ये आपकी ट्रेनिंग चलती है। आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपके टॉप, जो इंडिया की टॉप ब्यूरोक्रेसी है, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है ना। आपकी एक फैमिली बन जाती है, सेल्स सर्विसेज की फैमिली बन जाती है। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपका सॉल्यूशन तुरंत हो जाता है। आपको कहीं घूमने जाना है तो वहां पे आपके लिए गेस्ट हाउस हो जाते हैं, आपको वहां पे जी। सपोर्ट मिल जाता है पूरा। हाँ, ये सारी चीजें आपके हो जाती हैं, लेकिन कहा जाता है ना, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इरिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो है, बिल्कुल वो रियलिटी यही है। बहुत करना अच्छा। तो coming to the end of this session, I want to ask you if you want to keep any message to the aspirants जो कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं और कुछ ही महीने में वापस से प्रीलिम्स आएगा, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को? देखिए, एक बात मैं जो एस्पिरेंट से कहना चाहूंगा कि धीरज रखिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी में धीरज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी घबराहट, और अगर आप ये सोच के रखें ना कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मम्मी पापा मुझे अटेम्प्ट नहीं करने देंगे या मैं नहीं करूंगा अटेम्प्ट, तो सिविल्स की तैयारी कभी सिर पे बंदूक रख के नहीं करिए, कभी मत करिए। एक्स्ट्रा स्ट्रेस देते हैं। दूसरी बात है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। प्रॉब्लम, अब क्योंकि क्या होता है ना, देखिए भारत में लगभग 30 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, लगभग 30 लाख लोग तैयारी करते हैं। तो 30 लाख लोग तैयारी करते हैं, तो उसमें से आप मान के चलिए 50-60% लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, किसी ना किसी स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं। अपनी फैमिली, अपने खास दोस्तों के बीच के ऐसा बॉन्ड बनाइए, बैठ के बातचीत करिए, अपना स्ट्रेस शेयर करिए। सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर मत लीजिए, कुछ प्रॉब्लम बांट दीजिए, तो आपकी तैयारी में बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। कमिंग टू इंटरव्यू, इंटरव्यू वालों से यही कहूंगा, अपनी बात एकदम ईमानदारी से रखना। मॉक इंटरव्यू असली इंटरव्यू नहीं होते हैं। मॉक इंटरव्यू में आपको कितना भी डांटा जाए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, विजन में मैंने 4 दिन पहले मॉक इंटरव्यू दिया था। मतलब 9 फरवरी को मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, 5 फरवरी का मेरा विजन में इंटरव्यू था। मेरी जो वाट लगाई थी विजन ने, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मैं तो एकदम रो दिया था। ऐसे लास्ट में जाते जाते ये बोल, शुरू में तो जब इंटरव्यू चला तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है, इस वजह से मुझसे उठ पटांग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं स्माइल कर रहा था। वो स्माइल देख के और चिढ़ रहे थे और इरिटेट हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं। जब इंटरव्यू खत्म हो गया, तो जब उन्होंने बोला तुमको कुछ नहीं आता है, तुम्हारा कब है इंटरव्यू, अब मेरा दिमाग और मतलब एकदम सन्नाटे में चला गया कि भाई कुछ नहीं आता है और मैं 4 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, मेरी तो बड़ी बुरी हाल है। और इंटरव्यू में 190 नंबर आए, बहुत रिलैक्स होके। खास में मैं यही सजेशन हुआ कि कोचिंग के रिव्यू पे एकदम मत जाइएगा, अपना ईमानदारी से दीजिएगा। जो आप कोर ईमानदारी, जो आपके रियल रीजंस है, जो रियल आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इमोशनल करने की बिना मतलब की कोशिश मत कीजिएगा बोर्ड को। आप ईमानदारी से आंसर देंगे, अगर वो इमोशनल है तो इमोशनल कीजिए, नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रहने दीजिए। सिविल सर्विसेज तैयारी करने का अगर आपका, जैसे कई बार पूछा जाता है कि क्यों सिविल्स में आना चाहते हो, अगर आपका रीजन कुछ नहीं है, मेरे जैसा रीजन है कि सर मैंने तो बस सुनी सुनाई बातें देख के देखा कि बड़े फेमस लोग होते हैं, बस इस वजह से आ गया, इस आंसर को भी एकदम पूरे कन्विक्शन के साथ बोलिए। वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका इंटरव्यू नहीं है, तो बहुत अच्छा जाएंगे। कमिंग टू प्रीलिम्स, मैं सभी से यही कहूंगा, जो प्रीलिम्स वाले लोग हैं, फोकस करिए टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो लास्ट ईयर का पैटर्न आया था, उस आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। अपना एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट डिसाइड कीजिए। सीसैट को मत हल्के में लीजिएगा, प्रीलिम्स दीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी। Thank you so much, sir, for your such wise words and advices. We wish you all the very best for your future and for your, of course, for your training that you are going to take in November. And thank you so much, sir, for taking out time for this interview. Thank you very थैंक much. यू मैम, जय जय। So this was IPS officer Gaurav Tripathi, who came so far with so many challenges, and not to forget with his hard work. We hope this video inspires numerous aspirants who are preparing for UPSC CSC. To watch more such videos, keep watching Indian Masterminds.